तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीदें अच्छे होंगे। तो रोज की भांति आज भी हम करने वाले हैं क्लास 10 के प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, यानी हमने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि हम रोज की रोज क्लास में 5 या 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो कि विगत वर्षों के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आज की क्लास में भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और हम आपको को कभी कभी बताए हैं कि हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये गोल्डन प्रकाशन के क्वेश्चन बैंक से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हम मैथ्स का रोज 5 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बने रहें अंत तक। ठीक है दोस्त, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है बाबू, ये 2022 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बाबू, क्या सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति से पूछा गया है। और क्वेश्चन सिद्ध करने वाला है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। क्या बाबू? सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा। क्या बाबू? tan स्क्वायर थीटा प्लस tan के पावर 4 थीटा। ठीक है दोस्त, ये है एलएचएस पद और ये है आरएचएस पद। दोनों में से किसी एक को लेकर आप किसी एक को सिद्ध कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आना चाहिए और इसको सॉल्व करते हैं तो ये आना चाहिए। सिद्ध करने का मतलब यही होता है। और चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बाबू? दिया गया है, लिखेंगे क्या? दिया गया है। तो चलिए हम लिखते हैं, लिख दिए दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है बाबू? हम एलएचएस पद से चलेंगे, यहाँ लिखेंगे एलएचएस पद से। ठीक है, एलएचएस पद से। ठीक है, एलएचएस पद क्या है बाबू? एलएचएस पद है सेक के पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेक के पावर 4 थीटा को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं बाबू? क्या? सेक स्क्वायर थीटा के पावर होल स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बाबू? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो चलिए लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और द होल स्क्वायर थीटा माइनस, इसके बदले क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्त, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं ये क्या है? ये ए है और ये क्या है बाबू? बी है। तो ये जो है फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी आधार पर इसको भी हम लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। और माइनस है तो माइनस, यहाँ क्या बाबू? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देख सकते हैं 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा टेन के पावर 4 थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस, अब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस 1 यहाँ हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप देख सकते हैं एक से एक कट गया तो क्या बच गया? टेन के पावर 4 थीटा प्लस, देखिए यहाँ 2 टेन स्क्वायर थीटा है और यहाँ एक टेन स्क्वायर थीटा है और 2 में से एक जाएगा तो एक बचेगा, तो एक को नहीं लिखेंगे, यानी हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं बात यही है, इसको पहले लिखा है तो यहाँ लिखेंगे आरएचएस प्रूव। क्या बाबू? आरएचएस प्रूव। ठीक है, काफी आसान सवाल था और आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आया होगा, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप ये क्वेश्चन को समझाया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी त्रिकोणमिति से पूछा गया है। और ये दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री। क्या? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, और बटा में दिया हुआ है क्या? बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और इसका कह रहा है कि मान निकालें। तो इसमें तो हमने आपको बताया है
कि जो त्रिकोणमिति की निष्पत्ति यानी कि थीटा वैल्यू होता है वो याद होना जरूरी है, तभी इस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें त्रिकोणमिति का एंगल वैल्यू लगेगा, क्योंकि cos 60 डिग्री का मान आपको याद होगा, तभी इसमें आप पुट कर बना पाइएगा। और निष्पत्ति का एंगल वैल्यू आपको याद होना जरूरी है। इस बात को हम बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। चलिए इसको हम अब हल करते हैं। यहाँ 5 लिखेंगे गुने cos 60 डिग्री का मान कितना होता है बाबू, 1/2। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 द होल स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक जो 30 डिग्री का मान होता है वो होता है 2/√3, ठीक है, 2/√3 द होल स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, और यहाँ हो जाएगा 1 के पावर 4, और यहाँ हो जाएगा बटे में साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 द होल स्क्वायर और प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, क्या √3/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हो जाएगा 5 गुने 1/4 प्लस 4 गुने 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और 3 का होता है 3 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है, और बटे में 1/4 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 और बटे में 4, ठीक है। यहाँ इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है, यानी 5/4 हो जाएगा 5/4, और देखिए प्लस 4 3 का 16/3 और माइनस 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1 हो जाएगा और बटे। आप देखिए इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो देखिए दोनों का ये क्या है, हर बराबर है, तो ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3 और 1, ठीक है, और 1 + 3 बटे में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप कैलकुलेशन कीजिएगा, 4 और 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा बाबू, 12 हो जाएगा, 12, ठीक है, तो 4 के पारा में 12 3 हाली में है तो 15 3 15 हो जाए, 5 3 15, और 3 के पारा में 12 4 हाली में है तो 4 के पारा 16 के पारा 4 हाली 16 64 हो जाएगा, ठीक है, और 1 के पारा में 12 12 हाली में तो यहाँ हो जाएगा -12, ठीक है, यहाँ प्लस है और बटे में 4/4 दोनों कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आसानी पूर्वक। हम चलते हैं बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो त्रिभुज से पूछा गया क्वेश्चन है, और उसमें 3 शीर्ष दिया हुआ है और आपको उसके सहायता से क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसके शीर्ष को लिखना पड़ेगा -5, -1, ठीक है, और दूसरा जो है 3, -5, 3, -5, ठीक है, और तीसरा जो है वो क्या दिया बाबू 5, 2, ठीक है, 5, 2, ठीक है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए हैं और इसकी सहायता से आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो आपको त्रिभुज के जब शीर्ष दिए हुए हैं उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो लिखेंगे दिया गया है, क्या बाबू, दिया गया है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया है। x1 का मान दिया है -5, y1 का दिया है -1, x2 का मान दिया है 3 और y2 का मान दिया है -5, ठीक है। इसको थोड़ा दूरी पर कर देते हैं। x3 का मान दिया हुआ है 5 और y3 का मान दिया हुआ है 2, ठीक है। यानी इसमें आप देख सकते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 का मान दिया हुआ है। उसके बाद निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज, क्वेश्चन पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 - y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 x प्लस x3 y1 माइनस y2। इसको आपको याद करने का एक ट्रिक है। देखिए ये तो होगा x1 x2 x3, इसमें यहाँ प्लस प्लस इसका, अब ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर यहाँ दो y2 होगा या y3 होगा, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। तो इसका ट्रिक है 23 31 12। क्या बाबू? 23 31 12 और सब में y y, और आपको पता होगा कि y जब यहाँ y है तो इसमें से घटाव का चिन्ह होगा, तो आप इसकी सहायता से याद कर सकते हैं 23 31 12। ठीक है, यही फंडा है याद करने का। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 1/2, x1 का मान कितना है -5, तो -5 ठीक है, इंटू y2 का मान कितना है -5 ठीक है, और माइनस y3 का मान है 2, प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ है 3, y3 का मान दिया है 2 और y1 का दिया है -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस x3 का मान दिया हुआ x3 का 5 दिया हुआ है, y1 का दिया है -1 और y2 का -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 1/2 हो गया इंटू यहाँ -5 हो गया। अब देखिए -5 और -2 -7 हो गया, और प्लस 3 है, 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ प्लस 5, देखिए -1 और प्लस 5 कितना हो गया 4 हो जाएगा, इंटू हो गया। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा 1/2, अब इसको गुना करेंगे -5 और -7 कितना हो जाएगा केवल 35 हो जाएगा, प्लस 35 और प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, अब सबको जब जोड़ेंगे बाबू, क्या सबको जब हम जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं 35 और 9 कितना हो जाएगा, 35 और 9 44, और 44 में जब 20 जोड़ जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो 64 बटे में 2, जब इसको काटिएगा तो 32 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा वर्ग इकाई, कितना 32 वर्ग इकाई, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 12x और प्लस 9 इक्वल टू 0, और कह रहा है कि द्विघात गुणनखंड के द्वारा इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, लिखेंगे दिया गया है। क्या बाबू, दिया गया है। क्या दिया है बाबू, क्वेश्चन दिया हुआ है 4x² माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड की सहायता से ज्ञात करना है, तो आपको मालूम होगा इस फर्स्ट वाले का गुना करते हैं लास्ट वाले में, तो कितना हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा। उसके बाद इसका करते हैं गुणनखंड, यानी इसको हम लिख सकते हैं 9 गुने 4, ठीक है, 12 गुने 3, ठीक है, 4 गुने 9 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त। उसके बाद 9 3 गुने 12, 3 गुने 12, ठीक है, 18 गुने 2, 18 गुने 36 होता है, 2 गुने 18। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप देख सकते हैं कि जितना भी गुणनखंड आया है, इन सभी गुणनखंड में से किसको हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें 12 मिलना चाहिए, यानी 12 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए आप देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 6 गुने 6 को अगर लिखते हैं यहाँ तो 12 आ जाएगा जोड़ने पर, और गुना करने पर 36 आ जाएगा। तो चलिए -12x के बदले -6x माइनस 6x लिखते हैं, यानी हो जाएगा 4x² माइनस 6x माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। देखिए हमने चेंज कुछ नहीं किया है, केवल 12x को सरलतम रूप में लिख दिया है, यानी 2 भागों में लिख दिया है, -6x और -6x। ठीक है, उसके बाद देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू, 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x कॉमन होगा, सॉरी दोस्त 2x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -3। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, -3 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा
2x और यहाँ बचेगा -3 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि हम जो गुणनखंड कर रहे हैं वो सही हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों सेम आया है, तो दोनों को लिखेंगे, यानी कि लिख सकते हैं 2x -3। ठीक है, अब जो बच गया उसको लिखेंगे। क्या बचा है? 2x -3 इक्वल टू 0। अब दोनों का बारी बारी से तुलना करेंगे इस 0 से। तो चलिए तुलना करते हैं, तो हो जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। तो हमें निकालना किसका मान है बाबू? x का मान निकालना है, तो x को फ्री करना पड़ेगा, यानी यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर इस साइड है तो माइनस है, और बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, यानी कि 3, और x बराबर जो आएगा वो 3/2 आ जाएगा। अब इसका तुलना करेंगे, यानी 2x -3 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 3, यानी x बराबर 3/2। तो आप देख सकते हैं दोनों का मान कहीं ना कहीं सेम आया है, यानी इसके जो दो मूल होंगे, क्या इसके जो दोनों मूल होंगे, एक होगा 3/2 और दूसरा भी होगा 3/2। यही इसका क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है बाबू, क्या क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है वो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसको शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, यानी देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो दिया है x², क्या बाबू? x² -2x और -8 इक्वल टू 0। ठीक है, और कह रहा है कि इसको शून्यक निकालें। ठीक है, चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? दिया गया है लिखेंगे, क्या दिया गया है। ठीक है, क्या दिया है बाबू? दिया है x² -2x और -8 इक्वल टू 0। तो देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का जो पहला फंडा होता है, इस फर्स्ट वाले से लास्ट वाले में गुना किया जाता है, इसका जो डिजिट हो जाता है, यानी इसका जो गुणन इसके साथ जो गुना के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो आप देख सकते हैं x² के साथ 1 है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। और जब 1 का गुना करेंगे 8 में तो 8 होगा। उसके बाद क्या करना है बाबू? 8 का करना है गुणनखंड, तो हो जाएगा 4 गुने 2, 2 गुने 4, 1 गुने 8, 8 गुने 1। उसके बाद इस चारों गुणनखंड में से, या जो भी गुणनखंड आएगा उन सभी गुणनखंड में से देखेंगे कि जो बीच वाला टर्म है बाबू, क्या ये जो बीच वाला टर्म है, इन सभी गुणनखंड में से किसको जोड़ेंगे या घटाएंगे, ये बीच वाला टर्म हमें प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं हम इसको अगर यूज करते हैं, यानी 4 में से 2 घटाएंगे तो ये -2 आ जाएगा, और इस गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। तो चलिए इस -2x के बदले हम लिख सकते हैं x² हो गया, और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ -4x और +2x। ठीक है, तो इनके बदले में ये देखिए, इसके बदले में हमें ये लिखा, चेंजिंग कुछ नहीं हुआ है, केवल इसको हम सरलतम रूप में लिखते हैं। और एक देख सकते हैं इन दोनों को जब गुना करेंगे तो -8 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू? इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे x। ठीक है, तो x जब कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बाबू? 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 2। ठीक है, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -4 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं दोनों कहीं ना कहीं से में, इसका मतलब सही बन रहा है। इसको लिख देंगे, यानी x -4। ठीक है, अब जो बच गया क्या बचा बाबू? x + 2 इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों का तुलना 0 से करेंगे बारी बारी से, यानी कि x -4 इक्वल टू 0, यानी x बराबर कितना आ गया बाबू? 4 आ गया। ठीक है, अब इसका तुलना करेंगे, यानी x + 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। तो आप देख सकते हैं 2 शून्य आ गया, एक है 4 और एक -2। तो जितने भी लोग इस क्लास पर नए हैं, यानी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।